हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन द चैनल अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी का अपने इस अपकमिंग आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन में। अच्छा, आईबीपीएस एसओ ने कहीं न कहीं हमें सरप्राइज़ कर दिया है। हम नर्वस भी हैं, हम पैनिक में भी हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था कि 2 महीने के टाइम में, हालाँकि अभी आपके पास 2 महीने से कुछ 10-12 दिन ऊपर का ही टाइम है 30 अगस्त के हिसाब से, लेकिन फिर भी 2 महीने का टारगेट 2 मंथ्स का टारगेट लेके चलेंगे, है ना? तो वो पैनिक है, वो नर्वसनेस है, वो सब कुछ है क्योंकि एग्ज़ाम जो था, जो 2 महीने बाद होना था, एज़ पर दी आईबीपीएस कैलेंडर, वो 2 महीने की जगह 2 महीने पहले हो रहा है और 30 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्जाम आपका 30th ऑफ अगस्त को होगा। अब यहाँ पे जब आपने देखा कि ये आपका आईबीपीएस कैलेंडर की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ और इस कैलेंडर में आप देख रहे हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर ही आपकी बहुत सारी पोस्ट निकलती है, जिसमें से एक पोस्ट आपकी एएफओ है, एक पोस्ट आपकी आईटी है, लॉ की पोस्ट है, मार्केटिंग की पोस्ट है, ये सारी पोस्ट है ना, और राजभाषा अधिकारी की। तो अब जो एएफओ वाले बच्चे हैं वो भी और जो बाकी हमारी स्ट्रीम के बच्चे जैसे आईटी वाले हैं, लॉ वाले हैं, मार्केटिंग वाले, सब को पैनिक है। अब एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, हालांकि आप देख रहे हैं कि ये लिखा है इन्होंने टेंटेटिव। तो टेंटेटिव का मतलब है कि क्या इसके चेंज होने के चांसेस हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ये रिवाइज्ड कैलेंडर आया है और ये एग्जाम से बहुत पहले नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पहले आ गया कि हम सोचें कि हाँ रिवाइज हो सकता है। अगस्त में इन्होंने बोला है कि 30 अगस्त को तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा आईबीपीएस एसओ का और 9 नवंबर को आपका मेंस हो जाएगा आईबीपीएस एसओ का। तो ये कहना या ये इस फॉल्स उम्मीद में रहना कि इसके चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँगी नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, आप अपनी तरफ से बेस्ट ये कर सकते हैं कि तैयारी में लग जाइए। चलिए, तो अब आगे बढ़ूंगी मैं। आज का सेशन जो मोर और लेस है वो इस बारे में कि हम तैयारी कैसे करें। तो रीजनिंग की 60 डेज की, यानी कि अगर मैं 2 महीने का टाइम, क्योंकि जून तक का टाइम आपके पास प्लस टाइम है, उसके बाद जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त 30 को मेरा पेपर है, तो मैं फिर वो 2 महीने के टाइम के हिसाब से आपको साथ आज स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब पोस्ट के लिए आता है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैं, अच्छा, आप मेरे से बोलो कि मैम एलिजिबिलिटी क्या है, मैम हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेशन पहले ही कर चुकी हूँ। आप चाहते हो तो मैं उस सेशन का लिंक लगवा दूंगी नीचे पे, इसी सेशन के नीचे आप उससे अपना एलिजिबिलिटी वगैरह का देख लेना, ठीक है? तो इसमें टाइम में वेस्ट नहीं करूंगी, सेम रिपीट बात करके। आप लोगों का टाइम बहुत बहुत अब इंपॉर्टेंट है, अपने समय की वैल्यू करें, अपने टाइम की बहुत वैल्यू कीजिए और अपना एक एक मिनट अपनी स्टडीज की तरफ लगाइए। तो आते हैं अपने इस पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर। आप सब जानते हो कि 6 पोस्ट निकाली जाती हैं। 6 में जो बहुत ज्यादा जिसमें एप्लीकेशन भरी जाती है उसमें से एक तो अपना एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो इसको फिल करते हैं। फिर एचआर की पोस्ट आती है। एचआर में आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, है ना? आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। लॉ में आपने लॉ कर रखा हो, एलएलबी कर रखी हो आपने, तो आप इसको फिल कर पाओगे। मार्केटिंग ऑफिसर में भी आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। देन आईटी वालों का ग्रेजुएशन तक है, राजभाषा वालों का भी पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो फिलहाल मुद्दा ये है कि भाई मेरे इस एग्जाम पैटर्न में, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में क्या है और क्या नहीं है। तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में ज्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा, मेंस की चिंता अभी नहीं करनी है। मेंस के बारे में कोई बच्चा अभी नहीं सोचेगा कि मेंस क्या करेंगे, कैसे सब हो जाएगा, मेंस बड़े प्यार से हो जाएगा। इस कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 2 महीने का टाइम मिल रहा है। 30 अगस्त को पेपर मेरा प्रीलिम्स का हो जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर आएगा आपका नवंबर। तो बहुत टाइम है, मेंस की कोई चिंता नहीं करेगा अभी। अभी पूरी जान लगा दो प्रीलिम्स की तरफ, कोई मेंस के बारे में नहीं सोचना अभी। अच्छा, तो अब है मेरे पास इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, 4-5 तो नहीं पढ़ने, केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने। उन 3 सब्जेक्ट में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन 25 नंबर के आएंगे, मतलब वेटेज इंग्लिश का कम है। तो घबराने की जरूरत नहीं उन बच्चों को जिनको लगता है कि इंग्लिश टफ, ठीक। दूसरी बात, रीजनिंग वाले 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है आपको। देन 50 क्वेश्चन आपके क्वांट के और 50 नंबर आपके क्वांट के आने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग क्वांट में ज्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि मुझे क्वांट में डर लगता है, रीजनिंग में फिर भी कर लेती हूँ। किसी किसी का उल्टा भी हो सकता है, हिसाब किताब है ना, सबका अपना अपना सिस्टम होता है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे। लेकिन ज्यादातर मैंने ये पाया है कि रीजनिंग बच्चों की थोड़ी अच्छी होती है देन कंपेयर टू
क्वांट। आप किस कैटेगरी में वो देख लेना। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम की जब हम होलसम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो उस होलसम स्ट्रैटेजी में आपको हर सेक्शन को इंडिविजुअली क्लियर करना है। मुझे इंग्लिश में अलग से नंबर लाने हैं कि कई भाई मेरे 25 मार्क्स है ना, तो 25 में से मान लो कम से कम आपको 12 नंबर का टारगेट लेके चलना है ताकि इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। रीजनिंग मेरी 50 नंबर की आने वाली है, तो एएफओ और बाकी सभी ब्रांच का अगर मैं स्टैंडर्ड नंबर लिखूं कि भाई इतने नंबर तो लाना जरूरी है ताकि आपका रीजनिंग क्लियर हो जाए, रीजनिंग की कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो वो नंबर कितना होता है, वो नंबर हालांकि काफी कम होता है, वो नंबर आप लेके चलिए कि 5 नंबर से लेके 15 नंबर तक ये जा सकता है। अब अगर आप ये सोचो कि मैम मैं 5 ही नंबर का तैयार कर लूं, तो ये तो गलत बात होगी ना। पेपर कैसा भी तो हो सकता है ना। तो हो सकता है पेपर बहुत इजी आ गया तो कट ऑफ अपने आप ही बढ़ जाएगी, पेपर बहुत टफ आए कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। तो आप हमेशा एक स्टैंडर्ड दिमाग में लेके चलोगे। आप अगर ऐसे चलोगे कि मैम मैं केवल अपनी कट ऑफ क्लियर कर लूं, तो फिर क्या मतलब, ओवरऑल भी तो नंबर बनाना है, तो कट ऑफ के हिसाब से कोई यहाँ पे नहीं चलेगा। तो रीजनिंग का स्टैंडर्ड मार्क्स में लिख देती हूँ 15 नंबर, मतलब कम से कम 15 नंबर टारगेट आपका होना चाहिए कि रीजनिंग का सेक्शन क्लियर हो जाए। सिमिलरली मैं क्वांट की बात करूँ, क्वांट में थोड़ा सा रीजनिंग से कम रहता है, तो मैं बोलूंगी 12 से 15 यहाँ पे भी आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, पेपर मेरा इंग्लिश भाषा में केवल इंग्लिश का आएगा, बाकी रीजनिंग और क्वांट आपका दोनों भाषाओं में आएंगे, इंग्लिश हिंदी। 40 मिनट केवल मिलेंगे इंग्लिश के लिए, 40 मिनट केवल मिलेंगे रीजनिंग के लिए, और 40 मिनट केवल मिलेंगे आपको क्वांट के लिए। सेक्शनल टाइमिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पेपर लेके बैठ जाओ और 2 घंटे में सॉल्व करके दे दो, आपको केवल 40 मिनट का समय मिलेगा रीजनिंग के लिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि -0.25 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया है तो। अब ये सारी जानकारी के बाद एक जानकारी मैं आपको और देना चाहती हूँ, जो हमारे लॉ वाले बच्चे हैं, जो राजभाषा वाले, उनके पेपर में क्वांट नहीं आती भाई, उनके में सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, बस क्वांट की जगह जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, अब आते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि पूरा ये जो सेशन है आपके लिए मैंने बनाया है आपके साथ रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए। रीजनिंग का पहले सिलेबस देख लेते हैं ना, स्ट्रैटेजी तो बाद में देखेंगे। सिलेबस में है अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग है, इनइक्वालिटीज है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, स्लॉक्स है, क्रिटिकल रीजनिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। ये टोटल मिला के काउंटिंग करोगे, ऐसे 1 2 3 करोगे तो 13 कुछ टॉपिक्स आपके निकल कर आएंगे। ओके, नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं, 25 22 23 नहीं, 13 टॉपिक है केवल। ओके, आगे आते हैं। अब इन टॉपिक को मैंने बाइफर्केट कर दिया, मैंने इनको डिवाइड कर दिया, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत आसानी से कवर कर ले जाओगे। कौन से, इजीली कवर्ड टॉपिक। अब इजीली क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपका इजी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली आप क्या कर सकते हो, कमांड कर सकते हो। तो इजीली कवर्ड तो है, बट इसमें मैं एक वर्ड लिखना चाहूंगी कि प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। रीजनिंग में थ्योरी थोड़ी ना, ये क्या है, ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करो, देख लेने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, करने से बनेगा, तो सॉल्व करना होगा। ठीक है, राइट। तो इजीली कवर टॉपिक्स कौन कौन से, अल्फाबेट टेस्ट आसान है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आसान है, कोडिंग डिकोडिंग आसान है, इनइक्वालिटी भी आसान है, डायरेक्शंस भी आसान है, ब्लड रिलेशन भी आसान है। ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे, सारे के सारे टॉपिक आसान हैं। इसमें एक टॉपिक और जोड़ लीजिए जो है रैंकिंग, जो यहाँ पे मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ। एक और टॉपिक है रैंकिंग, ये भी आसान है। ये सारे टॉपिक आसान है, इनके कॉन्सेप्ट आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे, ये टॉपिक आपके डन एंड डस्टेड, मतलब बढ़िया हो जाएंगे। फिर दूसरे आते हैं प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक। प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे, उसमें से आप ये मान के चलिए कि ये जो सीटिंग और पजल्स है ना, ये केवल यही 2 टॉपिक जो हैं, ये करीब करीब आपके 25 से 30 क्वेश्चंस बनाएंगे। इस बात का ख्याल रखें आप लोग कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो हैं, ये 25 से 30 क्वेश्चंस आपके इससे आने वाले हैं। 50 में से अगर 30 क्वेश्चन मेरे यहीं से आएंगे, तो बचा क्या, 20, वो 20 बाकी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मिनिमम 25 to 30 ये मान के चलिए। मशीन इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चंस आएंगे। डेटा सफिशिएंसी के आपके 3 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ। फिर है आपका स्लॉक्स के आपके अगेन मैं बोलूंगी 3 से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और स्लॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि आपको जब स्लॉक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो स्लॉक्स के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, केवल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हो, बिना प्रैक्टिस से तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, और प्रैक्टिस तो आपको सबकी करनी है।
प्रैक्टिस तो सबकी करनी है। अब रही बात मैम आपने इनको प्रैक्टिस बेस्ड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बड़ा कॉन्सेप्ट है हाई फाई, नहीं, ये प्रैक्टिस वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस से बढ़िया हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये जो बीच वाला एरिया है ये कितना ज्यादा वेटेज रखता है। मैंने मान लिया कि 25 क्वेश्चन आए, है ना, 5 सेट्स आगे, 25 क्वेश्चन आगे, 25 और 5 30 और 33 मार्क्स तो आपके यहीं से आ रहे हैं, है ना। तो 33 नंबर मेरे यहाँ बन रहे हैं, इधर पे मैं 38 बोल दूं, और बाकी ये वाला जो पोर्शन आपका है ये पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करेगा अराउंड आपका 12 से 15 मार्क्स। 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके इस एरिया से आएंगे, तो ये आपका टोटल वेटेज बनाएगा। अब आप इसमें से चुन सकते हैं अपना अपना बेस्ट ऑफ द एरियाज, राइट। ये मैंने आपके सामने एक क्या रखा, फैक्ट्स रखेंगे क्या है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक। चलो अब आते हैं स्ट्रेटेजी की बात जो मुझे सही लगती है। अब 60 डेज की स्ट्रेटेजी में क्या कर लो, हर टॉपिक के फंडामेंटल्स को देख लो। अच्छा, फंडामेंटल देखने वाले टॉपिक बहुत ज्यादा है ही नहीं, मैंने अभी आपको दिखाया कुछ ही है, गिनती के 5-6 टॉपिक है जो फंडामेंटल्स वाले हैं। फंडामेंटल कर लो। अच्छा, फंडामेंटल कर लो मतलब करना सबका है, 13 के 13 टॉपिक को आप फंडामेंटली गो थ्रू करोगे 1 2 3 ऐसे करते हुए। जब आप ये टॉपिक फंडामेंटली कवर करो, यानी कि जब आप किसी टॉपिक को पहली दफा पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पढ़ने का मतलब क्या है भाई, थ्योरी तो है नहीं, रीजनिंग। रीजनिंग अगर मैं बोल दूं कि फंडामेंटली कवर करना है तो करोगे क्या, करोगे तो प्रैक्टिस ही ना, थ्योरी थ्योरी तो पढ़ नहीं लोगे, क्योंकि क्वेश्चन करना क्या, प्रैक्टिस करना है, ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक टॉपिक उठाया, मैंने कोडिंग डिकोडिंग सपोज टॉपिक उठाया, मैंने पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लिए सारे कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। वो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा बहुत है, मतलब थ्योरी वाला पार्ट 10% है, 90% आपका प्रैक्टिस है, ठीक। थ्योरी वाला पार्ट देख लिया, कुछ रूल्स हैं जैसे कि इजोटिक कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि सी फ्लोरेक्स कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि ऑपोजिट पेयर होते हैं, जैसे कि यूनिक सम होता है, यूनिक डिफरेंस होता है, ये कुछ चीजें हैं, उनको आपने कर लिया। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज, उनकी अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, ये सब बेसिक सी चीजें समझ ली। और वो बेसिक सी चीजें समझने के बाद अब आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग, ठीक है। कितना क्वेश्चन लगाओगे पहली दफा, टारगेट लेके चलो 25 क्वेश्चन लगा लूं, 25 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। अब ये जो 25 क्वेश्चन लगाओगे ना, इस समय आपके पास एक गाइडिंग लाइट होनी चाहिए। वो गाइडिंग लाइट क्या होगी, वो गाइडेंस आपको मिलेगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। गूगल पे सर्च करना, आईबीपीएस, एसओ, एएफओ के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आईटी के मिल जाएंगे, लॉ के मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। आप एक बार सर्च तो करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं मिले तो आप अड्डा से ले लो, अड्डा में आपको पीवाईक्यू की सीरीज मिल जाएगी, वहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैंने ये ले लिया, अब पीवाईक्यू का मैं रेफरेंस ले रही हूँ कि मुझे पता है अच्छा कोडिंग डिकोडिंग से ऐसा क्वेश्चन आया था, अच्छा रैंकिंग का ऐसा क्वेश्चन आया था, अच्छा ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक लेवल पता है कि ओके दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन, तो आपको प्रैक्टिस इस लेवल तक लेके जानी है, ठीक। ये समझ में आ गई बात, ओके। तो इस वाली प्रोसेस को मुझे 1 महीने का टाइम दे देना, 1 मंथ का टाइम दे दो अपनी ये वाली प्रोसेस को। इसमें पूरे के पूरे आपके 12 टॉपिक हो जाएंगे। मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है अभी आपके लिए, एक टॉपिक मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम उतना नहीं है। एक टॉपिक अगर आप बोलो कि छोड़ना है तो मैं बोलूंगी क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टॉपिक से बन जाएगा आपका। क्रिटिकल रीजनिंग को क्यों बोला छोड़ने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां पे आप गलतियां बहुत ज्यादा कर जाओगे, इसलिए गलतियों को अवॉइड करने के लिए। फिर दूसरा काम क्या करना है, बाकी का 1 मंथ जो है वो जाएगा आपकी इस स्ट्रेटेजी में। फाइनल मॉक्स के लिए आप रख लो लास्ट के 15 डेज, लास्ट के 15 दिन। लास्ट के 15 दिन में कितने मॉक टारगेट करने मुझे, मॉक कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 10 मॉक टारगेट करोगे, लास्ट के 15 दिन का टाइम रखोगे, मॉक देना है और एनालिसिस करना है, गलती कहाँ करी, सही कहाँ करा, स्पीड कहाँ कम रह गई, नेगेटिव कहाँ ज्यादा हो गए, कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर नहीं है, रिवाइज करना है। ये सारी चीजें आप करोगे लास्ट के 15 दिन में। मॉक देने हैं 10 मॉक का टारगेट। बाकी के 15 दिन इसको दोगे आप 15 दिन, 50 डेज। ये क्या है, ये है आपका सेक्शन टेस्ट। सेक्शन टेस्ट का क्या मतलब होता है मैम, ये जो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं ना, वो 50 के 50 क्वेश्चन का पूरा एक टेस्ट। तो 1 महीना फंडामेंटल पे लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी के बचे आपके 1 महीने का टाइम, 15 दिन यहाँ लगाओ, 15 दिन यहाँ लगाओ, यहाँ से आपकी ऐसी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको दिक्कतें कम आएंगी। ये फॉलो कर लीजिए स्ट्रेटेजी। आई थिंक रीजनिंग में आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। अब आती है बात बुक्स की। अब आपको चाहिए सोर्सेस कि मैम कहाँ से क्या क्या करें। तो देखो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बुक बता सकती हूँ। एक एस रीजनिंग करके बुक आती है। क्या आती है, एस रीजनिंग करके बुक आती है। इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो आप ले सकते हो, अड्डा के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जाओ चेक करो और उसको ले लो अगर आपको बुक चाहिए तो। अगर आप उसे बोलो कि मैम बुक लेना जरूरी है, मैं बोलूंगी नहीं,
मैं बोलूँगी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, भले ही बुक मत लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो वाले बच्चे हो कि मैम हमें तो बुक से ही समझ में आता है, तो बुक ले लो, और बुक पूछो कौन सी चाहिए तो एस रीजनिंग की बुक ले लो, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और बाकी बुक्स भी अवेलेबल है, अगर मैथ की चाहिए, क्वांट की चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, तो बाकी भी अवेलेबल है, ले सकते हैं। और आगे बढ़िए, ये आ गया आपका आईबीपीएस एसओ का टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज, सारे उसकी टेस्ट सीरीज आपके पास है। ये आईटी की है, मार्केटिंग की, लॉ की है, एचआर की, और इसी तरीके से आपकी एएफओ की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इनको ले सकते हो। डिस्काउंट कोड सब में लगा देना भाई, जब भी कोई चीज लो आप Y65 डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलना, इससे आपको कम फीस में चीजें मिल सकेंगी। इसके साथ लास्ट में आ गया है आपका, क्या लास्ट में आ चुका है आपका मॉक्स के साथ साथ मैं बैचेस की बात करना चाहती थी। हाँ, ये बैचेस अपने आ गए। बैचेस मैं आपको दिखा देती हूँ ना, बैचेस भी हैं अपने। अच्छा, इसी के साथ साथ किसी को ये चाहिए कि मैम मुझे ना क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, मेरे को आईबीपीएस एएफओ की टेस्ट सीरीज के साथ साथ मुझे और क्वेश्चन लगाने हैं, आईटी के लिए मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तो टेस्ट प्राइम ले सकते हो। टेस्ट प्राइम में और उसमें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस है, टेस्ट प्राइम और इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। क्या आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दे सकते हैं? जस्ट 1 सेकंड गाइस, एवरीवन, 1 सेकंड का मुझे बस समय दीजिएगा, जस्ट 1 सेकंड। जस्ट 1 सेकंड एवरीवन। चलिए, तो आते हैं वापस से। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है, ये उन स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहती हूँ, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमें और भी ज़्यादा टेस्ट चाहिए, मतलब हमें थोड़ा और ज़्यादा कंटेंट चाहिए टेस्ट में, तो आप मॉक टेस्ट का ये टेस्ट प्राइम ले सकते हो। टेस्ट प्राइम आपको क्या करेगा, इसमें सभी एग्जाम्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पीओ, एसओ, क्लर्क, बहुत सारे। इसकी फीस ज़्यादा नहीं है, यूजर डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता ही दिया। अब लास्टली, अगर मैम हमें चाहिए बैच, क्योंकि तैयारी के लिए समय ज़्यादा रहा नहीं है, और जब समय ज़्यादा ना हो तो बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप क्या करें, आप एक ऐसी गाइडेंस में अपने आप को रख लें जहां पे आपको अपना रिसर्च काम करने की जरूरत ना पड़े, और आप अपना एग्जाम बहुत इजीली कैसे निकाल सके, एक एक्सपर्ट फैकल्टीज वाले एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है अपना एग्जाम निकाल सके। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप जा सकते हैं एग्रीकल्चर वाले चैनल पे। एग्रीकल्चर चैनल में आपको मिल जाएगा आईपीएस एसओ का एएफओ का बैच। ये आप देख रहे हैं कि आईपीएस एसओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का प्रीलिम से इंटरव्यू तक का बैच है। इस पर जाके क्लिक करेंगे और बाय नाउ करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो बाकी एग्जाम आईटी लॉ वाले बच्चे हैं वो जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज पे, यहाँ पे चले जाएंगे आईबीपीएस एसओ में, और आईबीपीएस एसओ के अंदर आपको लॉ, आईटी और इसके साथ साथ बाकी सभी बैचेस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देंगे। लॉ है, आईटी है, और साथ में मार्केटिंग है। आप किसी भी को जाके क्लिक कीजिए, सपोज आपने लॉ के लिए करना है, गए आपने बाय नाउ किया, और बाय नाउ करने के बाद डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलना, Y651। जैसे ही लगाओगे Y651 कर दोगे अप्लाई, अप्लाई करोगे तो 2759, मतलब बहुत ही बेसिक फीस में आपको ये बैच मिल जाएगा, और ये बैच आपको तैयारी करवाएगा आपके इस एग्जाम की कंप्लीटली, और
एग्जाम से काफ़ी पहले आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी करने का मौका मिलेगा। तो दैट विल बी ऑल आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे, रीजनिंग आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो यहाँ पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।